हाँ जी, तो कैसे हो सारे? एक सेकंड ये सेट कर लूँ मैं। हाँ जी, तो कैसे हो सारे? तो आज ये लेक्चर फ़ोन से रिकॉर्ड करना था मैंने। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं फटाफट हमारे चैप्टर से। काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं आई कोई। तो जो हमारा चैप्टर है नेक्स्ट मोटिवेशन चैप्टर है ये काफ़ी 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज कैरी करता है हमारे उसके हिसाब से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वेटेज कैरी करता है मोटिवेशन में। जो एक शायद मैस्लो की हायरार्की थ्योरी है, ठीक है। ये पता नहीं मोटिवेशन में ही थी किस में थी। मतलब एक मैस्लो की हायरार्की थ्योरी और क्या कहते जो दोनों वो है टेक्निक्स है मोटिवेशन की। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा मोटिवेशन चैप्टर। वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं सारा, ठीक है। तो जो हमारा चीफ फंक्शन है एक मैनेजर का, वो क्या होता है कि प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव अचीव करना ऑर्गेनाइजेशन के। कैसे अचीव करने? बाय ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस पर्सन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन की। जो अलग अलग पर्सनस काम कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनको ऑर्गेनाइज करके, हाँ, उनको ऐसे ऑर्गेनाइज करना कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव हो जाए। वेरियस पर्सन से हमारा क्या मतलब है? जो हमारा ह्यूमन फैक्टर है प्रोडक्शन में, इसकी एफिशिएंसी, on whose efficiency the total utility of non-human factor depends, like man, material, like material, machine, money, ठीक है। वो कह रहा है कि वेरियस पर्सन से हमारा मतलब है ह्यूमन फैक्टर, उसको ऐसे उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना प्रोडक्शन में कि जो बाकी नॉन ह्यूमन फैक्टर हैं जो उस पर डिपेंड करते हैं उनकी भी एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाए। तो ये क्लियर है कि जो ह्यूमन फैक्टर है प्रोडक्शन में वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस कैरी करता है ऑर्गेनाइजेशन में, प्लेस कैरी करता है ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस कैरी करता है ऑर्गेनाइजेशन में। और अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि कैसे हम उसकी जो एबिलिटी है पूरी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे उसकी जो पूरी एबिलिटी है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो द एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। जो एफिशिएंसी होती है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है। फर्स्ट, द लेवल ऑफ एबिलिटी टू डू अ सर्टेन वर्क, कि कितनी एबिलिटी है बंदे में कि वो एक काम कर सकता है, वो स्पेसिफिक काम कर सकता है। और सेकेंडली करना कर सकता है। जो फर्स्ट फैक्टर है वो तो क्या कहते हैं हम एजुकेशन के द्वारा हम अचीव कर लेंगे कि कैसे मतलब कितनी एबिलिटी काम कर सकते हैं। नहीं, जो सेकंड फैक्टर है कि विलिंगनेस, की इच्छा है उसकी, वो हम कैसे जगह अटेन कर सकते हैं? बाय द वे ऑफ मोटिवेशन। हम मोटिवेशन के थ्रू हम वो क्या कहते हैं, हम जो उसकी विलिंगनेस है उसको अटेन कर सकते हैं कि वो खुद ब खुद विलिंग हो काम करने के लिए। वो कैसे होगा? जब उसको उस काम में कोई मोटिवेशन दिखेगी। तो चलो हम देखें मोटिवेशन का असली मीनिंग है क्या। साथ साथ में करियो। वेन एवर अ पर्सन डज सम वर्क देयर इज़ ऑलवेज अ नीड बिहाइंड इट। कि कभी भी कोई पर्सन काम कर रहा है, मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ, मेरा ये पर्पस है कि सभी को मतलब एक थोड़ा थोड़ा जो अपना एक्सपीरियंस है वो मतलब मिक्स करके आपको पढ़ा सकूँ, ठीक है। कोई भी काम कर रहे हो उसके पीछे एक पर्पस होता है। मैं सीएस कर रहा हूँ, मैं सीएस बनना चाहता हूँ। आप क्लास 12 कर रहे हो, आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो, ठीक है। तो whenever a person does some work there is always a need behind it, it which motivates him to doing so। मतलब कोई भी काम कर रहे हो तो वो जो नीड होती है वो उसको क्या कहते हैं, उस काम को करने के लिए मोटिवेट करती है। दिस इम्पेलिंग नीड इज़ कॉल्ड मोटिव। उस नीड को हम क्या कहते हैं? मोटिव। अंडर मोटिवेशन द विल टू डू वर्क इज़ अराउज्ड अमंग द पीपल बाय मेकिंग देम फील द मोटिव बिहाइंड देयर वर्क। मोटिवेशन का मेन पर्पस क्या है कि हम ना बंदे को बताते हैं कि आप जो ये काम कर रहे हैं उसके पीछे आपका मोटिव कैसे जुड़ा हुआ है, उसके पीछे आपका मोटिव कैसे जुड़ा हुआ है। मोटिवेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव विच मीन्स द लेटेंट पावर इन अ पर्सन। ये मार्क कर लियो लाइन, ठीक है। मोटिवेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव विच मीन्स द लेटेंट पावर इन अ पर्सन, ठीक है, विच मीन्स लेटेंट पावर इन अ पर्सन। तो latent power in a person which impels him to do a work. In brief, motivation is a process wherein the persons are made to recognize their needs in the realization of which they do hard work for the interest of the enterprise। कि मोटिवेशन में एक्चुअली प्रोसेस है क्या, उसमें ना हम बताते हैं कि आपकी नीड्स क्या हैं। हम उनको दिखाते हैं कि आप एक बार अंदर इंट्रोस्पेक्ट करके देखो, अंदर झांक के देखो कि आपकी नीड्स क्या हैं और आप जो काम कर रहे हो मतलब वो उन्हीं नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए कर रहे हो, मतलब अपना पर्पस पूरा करने के लिए वो काम कर रहे हो। तो वो बंदा ना फिर और मोटिवेटेडली काम करता है,
ठीक है। जैसे कोई जॉब कर रहा है, आप एम्प्लॉय के पास जाओ तो आप उसको कहते हो कि ये क्यों कर रहा है, तो वो कहेगा कि मैं अच्छी सैलरी लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप उसको बताओगे कि आप सैलरी से क्या क्या कर सकते हो, मतलब पता तो होगा ही उसको, लेकिन आप और ज़्यादा उसको बता सकते हो कि आप अपनी सैलरी से अपना घर अच्छा कर सकते हो, और आप यहाँ मतलब ऐसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी प्रमोशन हो तो फिर वो सोचेगा कि प्रमोशन कैसे लूँ। फिर आप मतलब उसको ऐसे पर्पस दे दोगे उसको कि कहाँ आपको प्रमोशन लेनी है, किसके लिए, हाई सैलरी के लिए, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो गए, वो मोटिवेट भी हो गया, और उसको एक पर्पस मिल गया आपके काम के पीछे, ठीक है। ये मोटिव का बड़ा बढ़िया मीनिंग दिया है। इट रेफर्स टू हिडन विल पावर इन एन इंडिविजुअल विच इम्पेल्स और एनकरेज हिम्स टू डू वर्क। दिस इज़ एन इंटरनल एक्सपीरियंस, ठीक है। आगे आता है, एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी टू डू अ सर्टेन वर्क, द विलिंगनेस टू डू अ सर्टेन वर्क। वो वही बताया है, वो कैसे अचीव होती है, एजुकेशन और ट्रेनिंग से, और जो विलिंगनेस है वो मोटिवेशन से। मोटिवेशन के सोर्सेज क्या है, दो सोर्सेज है, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। आप दो चीज़ों से ही मोटिवेशन बढ़ा सकते हो, एक मॉनेटरी, एक नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, जो कि ज़्यादा मतलब पैसा देखें कि हमें, जिनको सिर्फ पैसे में मोटिवेशन है, ठीक है, जिनको सिर्फ पैसे में मोटिवेशन है उनके लिए मॉनेटरी इंसेंटिव्स यूज़ किए जाते हैं। और जिनको सिर्फ क्या कहते हैं, बस एक नाम, रुतबा, शोहरत चाहिए, उसको चाहिए नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, कि जिसका नाम, जो चाहते हैं मेरा सिर्फ नाम हो, मेरे को पैसे ज़्यादा लेना देना नहीं है, सिर्फ नाम हो, ठीक है। तो चलो आगे करते हैं, डेफिनेशन अपने आप करनी है, ठीक है। फीचर्स क्या है मोटिवेशन के, पहले तो ये इंटरनल फीलिंग है, ये ना पूरा साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, ये आपको कहीं पता नहीं लगेगा कि हाँ हाँ जी कि ये किसी के माथे पे लिख के आएगा कि ये मोटिवेटेड है या नहीं। ये जमे साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है विच लाइज विद इन अ पर्सन। सबसे पहले क्या होता है, ये मार्क करियो, ठीक है, ये मार्क करियो, एक सेकंड यार मैं इसको जूम करूँ थोड़ा। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ना नीड पता लगती है, एक नीड आती है इंडिविजुअल के माइंड में विच अफेक्ट्स हिज बिहेवियर। ही वांट्स टू डू सम वर्क इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दोज नीड्स। जैसे आप में से कोई होंगे जो देखते होंगे कि हाँ जी मतलब इसके ज़्यादा मार्क्स हैं, तो आपके दिमाग में भी एक नीड है कि क्या यार मेरे को भी ज़्यादा मार्क्स चाहिए यार, कभी लाइफ में एक बार चाहिए लाइफ में ज़्यादा, ठीक है। तो पहले आपके दिमाग में नीड स्ट्राइक की, जो कि आपका बिहेवियर इफेक्ट करती है। जब एक पक्का थॉट आपके दिमाग में आएगा ना, तो आपका बिहेवियर इफेक्ट होगा। पहले आपको अगर चाहिए, फिर आप उसके लिए वर्क करोगे, वर्क करने के लिए आपका बिहेवियर चेंज होगा खुद ब खुद। तो ही वॉन्ट्स टू डू सम वर्क इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दो नीड्स, फिर आप उसको देखते हुए काम करते रहोगे, ठीक है। तो आगे आता है, मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। जो मोटिवेशन है वो एक गोल ओरिएंटेड बिहेवियर प्रोड्यूस करता है। वो कैसे, मोटिवेशन एक पावर है जो कि एम्प्लॉय को लीड करती है टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ देयर गोल। जो बिहेवियर है मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ का, वो क्लियरली शो करता है दैट दे आर इंक्लाइन टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ देयर गोल। फॉर एग्जांपल, प्रमोशन टेक्निक है मोटिवेशन की। एम्प्लॉयज़ जो कि चाहते हैं कि उनकी प्रमोशन हो, वो डेफिनेटली अपना वर्क परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं, ठीक है। आगे आता है, मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे पॉजिटिव मोटिवेशन, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊँ, कोई भी समझो आप में से स्टूडेंट है, तो मैं उसको कहूँ, फॉर एग्जांपल पारस पारस नाम का लड़का है, ठीक है। मैं उसको कहूँ कि हाँ जी तू कर सकता है, तू ज़रूर करेगा, तू पक्का, मेरे को भरोसा तेरे पे करेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे मैं उसको करूँ कि मेरे को पता है तू कर लेगा यार, तू आराम से कर लेगा, टेंशन ना ले, मेरे को पता है तू कर लेगा। उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन। दूसरी होती है नेगेटिव मोटिवेशन, भाई तेरे से नहीं होने वाला, तू रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है, तू बस कचरा है, कचरा ही रहेगा। ये होती है नेगेटिव मोटिवेशन, ठीक है। पॉजिटिव कि हाँ तू, मतलब उसको पॉजिटिव वाइब्स देना, ठीक है, कि हाँ जी तू कर सकता है, तू कर सकता है, आराम से कर, हमें पता है तेरे को, हमें हमें तेरे पे भरोसा है, तू कर सकता है। नेगेटिव कि हाँ यार तेरे से होगा ही नहीं, तू रहने दे, छोड़ दे, तू जा बस, ठीक है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द वर्ल्ड। दो तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक लेबरर्स और एक शर्कर्स। जो एम्प्लॉय क्या कहते हैं, लेबरियस होते हैं इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, मतलब जो एक काम को करने के लिए बड़ी ज़्यादा इंकरेज होते हैं विद सम अवार्ड्स। दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव मोटिवेशन। तो उनको पॉजिटिवली मोटिवेट किया जाता है। ऑन द अदर हैंड जो वर्कर आर बाय नेचर शर्कर, जो कि बहाने लगाते रहते हैं, और उनको एनकरेज कैसे किया जाता है वर्क के लिए, कि हम तुम्हें निकाल देंगे, हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, हम तुम्हें टर्मिनेट कर देंगे। सच पीपल स्टार्ट वर्क बिकॉज ऑफ द फेयर फैक्टर। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव मोटिवेशन, ठीक है। समझ गए आप? होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कैसे, जितने बंदे काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो उनकी डिफरेंट नेचर है। अब देखो, मुझे क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, वो डिफ़र कर सकता है ना। मैं कुछ और चाहता हूँ लाइफ में, आप कुछ और चाहते हो।
इवन कि जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग हो गए कि हम लाइफ में कहाँ तक अचीव करना चाहते हैं, कितना अचीव करना चाहते हैं। तो बिल्कुल ही एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट आ जाता है, बिल्कुल ही एक डिफरेंट मतलब अप्रोच हो जाती है यहाँ पे। जितने भी बंदे काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कितने ज़्यादा बंदे और हर एक की डिफरेंट डिफरेंट नेचर, हर एक की डिफरेंट डिफरेंट नीड्स। तो हर कोई एक ही मोटिवेटर से क्या कहते हैं मोटिवेट नहीं होने वाला। Therefore, everybody cannot be motivated with only one motivator. Keeping in mind जो the needs of the persons concerned, the needs of the person, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। मतलब पहले देखा जाता है कि यार क्या कहते हैं बंदा किस हिसाब से मोटिवेट होता है। जो क्या कहते हैं जिसको पैसा मतलब जिसको सिर्फ पैसा चाहिए उसको मॉनेटरी इंसेंटिव से मोटिवेट करने की कोशिश की जाती है। जिसको पैसा नहीं कुछ और चाहिए तो उसको नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से टेक्निक से मोटिवेट करने की कोशिश की जाती है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ये बन जाता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में पूछी भी गई है, तो हम इसको आराम आराम से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो इसका एडवोकेट है यानी कि ये थ्योरी किसने दी है हमें, अब्राहम मास्लो ने, हु फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंटेड द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन 1943। तीन चीज़ें पढ़ी, ये थ्योरी किसने दी, अब्राहम मास्लो। उसने क्या प्रेजेंट की, नीड हायरार्की थ्योरी। एक सेकेंड, सबसे पहले अब्राहम मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी कब दी, 1943। अब्राहम मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी 1943। आराम से याद करते चलना है, रिपीट करूँ। ये इसका एडवोकेट कौन है, अब्राहम मास्लो। इसने कौन सी थ्योरी दी, नीड हायरार्की थ्योरी। और ये क्या कहते हैं कब इसने दी, 1943 में। मास्लो क्या कहते हैं वो ना ये थ्योरी को डेवलप करते करते चले गए ऑन द बेसिस ऑफ चेन एंड सीक्वेंस ऑफ नीड्स, कि मतलब बंदे की क्या नीड्स हो सकती हैं, कैसे कैसे वो नीड्स आगे आगे जाके बढ़ती जाती हैं। अब कोई भी नीड देख लो, समझो आप अपने बारे में नीड देख लो। सबसे पहले समझो आप कुछ भी नहीं हो, आप अभी दुनिया में भेजो तो आपकी सबसे पहले नीड क्या होगी, खाना खुना मिल जाए वही बहुत है। उसके बाद एक अच्छी घर वगैरह मिल जाए, उसके बाद अच्छी गाड़ी मिल जाए, उसके बाद अच्छी बीवी मिल जाए, उसके बाद अच्छा परिवार मिल जाए, उसके बाद मतलब चलता रहता है ये चलता रहता है। ये नीड्स कभी भी पूरी नहीं होती। ठीक है, तो मैस्लो ने ना ऑन द बेसिस ऑफ दिस सीक्वेंस ऑफ चेन उसने ना ये एक थ्योरी बनाई। यहाँ से देखिए, अकॉर्डिंग टू हिम अ मैन हैज़ काउंटलेस नीड्स एंड दे कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायोरिटी के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल द नीड्स विच आर मोर शार्पली फेल्ट, जो कि जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, शुड बी सेटिस्फाइड फर्स्ट। और जो लेस शार्पली फेल्ट है कि मतलब हाँ पहले ये बाद में भी चल सकता है। ठीक है, ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है, मतलब ये बाद में भी चल सकता है, तो वो बाद में सेटिस्फाई करनी चाहिए, सेटिस्फाई आफ्टरवर्ड। सिमिलरली द लीस्ट फेल्ट नीड शुड बी थॉट ऑफ लास्ट ऑफ ऑल, कि जो मतलब जब ही हम परे की सोचे ना, जब ही हम परे की सोचे, यार देखो एक बंदा होगा जो चाहिए मतलब जो सोचता होगा कि मेरे को ना कुछ नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं पता, ना घर ना बाहर ना कुछ, ना मेरे को शादी ना बच्चे, कुछ भी नहीं, मेरे को सबसे पहले अपनी लाइफ में रोल्स रॉयस चाहिए। उसका ये फर्स्ट ड्रीम है, वो लेके ही पहले चलता है कि कुछ भी हो, चाहे फटे पड़े कपड़े हो मेरे, कुछ भी मेरे को लेना देना, मेरे को पहले रोल्स रॉयस चाहिए। और एक तरफ मैं सोचूँ मैं लाइफ में अपना सारा कुछ पूरा करूँगा, मतलब सारा कि जैसे सब कुछ करूँगा, पहले अपना घर बनाऊँगा, फिर फिर फ्लैट लूँगा, फिर गाड़ी वगैरह, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर अपना घूमूँगा फिरूँगा, ये सारा। ठीक है, मैं मतलब रोल्स रॉयस वो काफ़ी आगे अगर कभी ज़िंदगी में मौका लगा या इतने पैसों की बारिश होगी मेरे पे, ठीक है, तो काफ़ी एंड में जाके तो वो मैं सोचता हूँ तो वो मेरी लीस्ट नीड है और किसी के लिए वो फर्स्ट नीड है। ठीक है, तो उस हिसाब से उसने ना नीड्स वो कैटेगराइज की हैं। ठीक है, मैस्लो ने डिवाइड की ह्यूमन नीड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी इनटू 5 पार्ट्स विच आर शोन इन द गिवन फिगर। सबसे पहले हमें आती है, मैं इस फिगर के हिसाब से आपको समझा दूँ। सबसे पहले आती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, खाना खूना कपड़ा वगैरह। ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, सेफ्टी यानी कि कोई इंश्योरेंस हो आपकी, या कोई आगे आप बूढ़े हो जाओ तो उसके लिए आपको कोई पेंशन प्लान या ये वो सिक्योरिटी नीड्स। सोशल नीड्स, फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, फीलिंग ऑफ रिकॉग्निशन। ठीक है, कि आपका नाम हो, ये वो सोशल नीड्स पे। एस्टीम नीड्स क्या कहते हैं, वही है जॉब रिकॉग्नाइजेशन, मतलब एक रुतबा होना चाहिए आपका। तो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये मेरी एक मतलब नीड है कि मैं सबसे ज़्यादा प्रोफिशिएंट हूँ पढ़ाने में। ठीक है, +2 को सबसे ज़्यादा प्रोफिशिएंट हूँ पढ़ाने में, तो अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स तो वो उसको कहते हैं। ठीक है, आगे चलो इसको थ्योरेटिकली पढ़ते हैं कि उसने क्या दिया। सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। इस कैटेगरी में वो नीड इंक्लूड की जाती हैं विच नीड टू बी सेटिस्फाइड टू कीप अ मैन अलाइव।
which need to be satisfied to keep a man alive. These needs include खाना, घर, कपड़ा, सोना, सोना मतलब स्लीप, ठीक है। दूसरा आता है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। जब हमारा एक ये खाना कपड़ा वगैरह सब कुछ हो जाता है तो हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं, वो नहीं मतलब थोड़ा सा एक स्टेप आगे आते हैं। तो आफ्टर फिजियोलॉजिकल नीड्स अ मैन थिंक्स अबाउट इट सेफ्टी। सेफ्टी मतलब फिजिकल और इकोनॉमिक नीड्स। फिजिकल सेफ्टी मतलब उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए, अटैक हो जाए, उस पर डिसीज़ हो जाए, उसको कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम हो जाए, पता ही ना हो कि कौन सी दुनिया की बीमारी लग जाए, ठीक है। तो उसको उसी हिसाब से उसकी सेफ्टी भी चाहिए। तो इकोनॉमिक सेफ्टी यानी कि सेफ्टी ऑफ लिवलीहुड, अरेंजमेंट ऑफ ओल्ड एज मतलब पेंशन वगैरह, तो उसको वो उस चीज़ की सेफ्टी सोचना शुरू कर देता है, ठीक है। एफिलिएशन ऑफ सोशल नीड्स मतलब किसी के साथ अफेक्शन हो, कोई फील ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस, फ्रेंडशिप, ये वाली नीड्स फिर आनी शुरू हो जाती हैं जब आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स हो जाती हैं, सोशल सिक्योरिटी नीड्स हो जाती है, फिर सोशल नीड्स, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं एस्टीम नीड्स। एस्टीम में जब आपने खाना कपड़ा ले लिया, फिर आपने अपनी सेफ्टी देख ली, फिर आपने एक फ्रेंडशिप वगैरह देख ली, फिर आप देखते हो कि मेरे पास सब कुछ आ गया, मेरे पास क्या रह गया, रुतबा, रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, स्टेटस, रिकॉग्निशन, अटेंशन। फिर आप इन चीज़ों के पीछे भागते हो। जब आपको ये भी मिल गई तो फिर आप भागते हो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स एफर्ट्स टू द डिज़ायर टू मैक्सिमम वट एवर पोटेंशियल एन इंडिविजुअल पोसेस। डिज़ायर टू मैक्सिमाइज वट एवर पोटेंशियल एन इंडिविजुअल पोसेस कि मतलब कोई भी आप में क्या कहते हैं एक क्वालिटी है, आप उसको कितने मैक्सिमम तक खींच सकते हो, तो वो क्या कहते हैं उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। जैसे एक म्यूजिशियन है, वो अपने म्यूज़िक में प्रोफिशेंट होना चाहता है और सिमिलरली अ पॉइंट वांट्स टू बी स्पेशलाइज्ड इन इट्स फील्ड, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कि आप अपनी जो आपके में कोई भी क्वालिटी हो या कोई स्किल हो तो आप उसमें प्रोफिशेंट होना चाहते हो। असम्पशंस क्या है, ये भी आगे इंपॉर्टेंट आ गया। असम्पशंस क्या है, पीपल बिहेवियर बीइंग अफेक्टेड बाय देयर नीड्स। जो इंसान का बिहेवियर होगा वो ना काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है बीइंग अफेक्टेड बाय देयर नीड्स, ठीक है। अब मैं वैसे कुछ ऐसे प्रमोट या क्रिटिसाइज़ कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन देखो जब आप थोड़ा सा लाइफ में सीरियस हो जाते हो, ठीक है, आप देख लेते हो कि अभी कुछ साल रह गए, काफ़ी बच्चे देखते हो कि आप अपने आगे पीछे ही, अभी नहीं देख रहे तो +2 के बाद तो आपको पता लग ही जाएगा, ये मार्क कर लियो मेरी बात, कि जब थोड़ा सा टाइम आता है ना बंदा सोचने लग पड़ता है, ठीक है, कि हाँ अब मेरे को मेरे लिए कुछ करना है, मेरे को मेरे घर वालों के लिए कुछ करना है, यारी दोस्ती अब ख़त्म सारी, तो वो ना उसका जो नीड्स आगे आ जाती हैं तो उसका पूरा बिहेवियर ही बदल जाता है। फिर वो शायद हो सकता है आपको अवॉइड करना शुरू कर दे, शायद हो सकता है भी आपके कुछ भी करना शुरू कर दे, कि मतलब उसका बिहेवियर पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। वो क्यों चेंज हुआ, क्योंकि उसके सामने उसकी नीड्स आ गई। पीपल्स बिहेवियर बीइंग अफेक्टेड बाय देयर नीड्स। सेकंड आती है देयर आर मैनी नीड्स ऑफ पीपल एंड देयर ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी कैन बी मेड। मतलब नीड्स तो काफ़ी हैं लेकिन उनकी एक प्रायोरिटी बनानी चाहिए कि पहले क्या, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। फिर मोटिवेशन एंड हो जाती है विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट हायर नीड्स सर्व्स एज अ मोटिवेटर, ठीक है। जैसे आपका एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी है, आपके पास एम्प्लॉय आता है, पहले उसको घर चाहिए था, आपने छोटा मोटा घर खरीद दिया, ठीक है, तो ऐसे नहीं फिर उसकी नीड ख़त्म हो जाएगी, आप चाहते हो कि उससे और काम करवाना, तो उससे पूछो कि आपको ज़िंदगी में और क्या चाहिए, तो वो कहेगा मेरे को गाड़ी भी चाहिए, तो पहले आप उससे अच्छा खासा काम लेते हो, फिर उसको गाड़ी ले देते हो, तो वो गाड़ी लेने के चक्कर में क्या कहते हैं वो अच्छे से और प्रोडक्टिवली काम करता है। तो ये होता है कि एक नीड क्या कहते हैं ख़त्म होने के साथ मोटिवेशन भी ख़त्म हो जाती है, तो जो दूसरी हायर नीड है उसको सर्व किया जाता है एज ए मोटिवेटर, ठीक है, उसको सर्व किया जाता है एज ए मोटिवेटर। पीपल मूव टू नेक्स्ट हायर नीड ओनली वैन द लोअर नीड आर सेटिस्फाइड, कि मतलब वो नेक्स्ट नीड पे तभी पहुंच सकते हैं जब उसकी पहले नीड सेटिस्फाई होगी। बड़ी आसान एग्जांपल, मेरे को खाने को कुछ नहीं है, मैं सोचूं कि मेरे को हाँ जी मर्सिडीज़ बाहर खड़ी कर दो, तो वो क्या फ़ायदा यार उसका। मतलब मेरे को फर्स्ट नीड क्लियर करनी पड़ेगी, तब मैं सेकंड नीड के बारे में सोच सकता हूँ। हायरार्ची ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड नीड्स, ये वैसे है बकवास ही है, ठीक है, चलो एक बार फटाफट कर लूँ। इंडिविजुअल की नीड्स में क्या आएगा, पहले पे हंगर, दूसरे में उसकी इनकम स्टेबल हो, तीसरे में फ्रेंडशिप अच्छी हो, चौथे में स्टेटस हो बंदे का कोई, फिफ्थ में सेल्फ फुलफिलमेंट कि वो जॉब सेटिस्फेक्शन ही रहे उसको, और ऑर्गेनाइजेशन में कि बेसिक सैलरी दें, पेंशन प्लान हो, कोर्डियल रिलेशन हो कलीग के साथ, जॉब टाइटल हो, ठीक है, अचीवमेंट हो गोल्स का, ठीक है। तो है फालतू चीज़ है, फिर भी चलो एक बार था। कंक्लूजन क्या है, अबव एनालिसिस जो किया उसमें देखा गया कि इंडिविजुअल की ना काफ़ी ज़्यादा नीड्स होती है, और उसका ऑर्डर ना डिटरमाइन करना चाहिए कि किस ऑर्डर में नीड्स को रखना चाहिए। द मोमेंट एन इंडिविजुअल वन नीड इज सेटिस्फाइड, जैसे उसकी एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है उसको दूसरी नीड की टेंशन होने लग पड़ती है। आफ्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ सेकंड नीड कम्स द थर्ड एंड दिस ऑर्डर कंटिन्यूज टिल ऑल हिज नीड्स शुड बी सेटिस्फाइड। It is therefore clear that the needs can be motivators. In order to satisfy needs, an individual himself want to work
विद विगर एंड फुल कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद क्रिटिसिज्म आया, ये क्रिटिसिज्म भी इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म आया मैस्लो की थ्योरी का। इफ़ द स्पेशल स्टडी इज नॉट अंडरटेकन, मैस्लोज थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स विल अपीयर टू बी wrong. However, many researchers have opposed this theory and given their own criticism. कि ये कैसे क्या कहते हैं इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। पहला पॉइंट ये था कि ये परमानेंट नहीं है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं सिचुएशन के साथ, कि जो पहले का ज़माना और था अब ज़माना और है, ठीक है। तो उस हिसाब से चेंज होती रहती है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है, चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये दूसरा, ये इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द नीड ऑफ ओनली वन कैटेगरी बी स्ट्रॉन्गर एट अ टाइम एंड द रिमेनिंग रिमेन्स अनइम्पोर्टेंट। मतलब ये नहीं है कि यार कि अगर आप कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो आप सिर्फ मतलब यही सोचो घर वगैरह ऐसे, तो दूसरी या तीसरी नीड, कई बार बंदा चाहता होता है कि दूसरी या तीसरी नीड भी साथ साथ में भी सेटिस्फाई हो, या वो पहले सेटिस्फाई हो, पहले वाली जो घर वगैरह वाली है, घर मकान वाली, वो बाद में हो जाए। तो ऐसा नहीं कि एक नीड पहले इंपॉर्टेंट होती है, दूसरी नीड बाद में, ऐसा नहीं, ये क्या कहते हैं दूसरी नीड अनइम्पोर्टेंट हो जाती है, तो ऐसा नहीं होता। तो ये क्रिटिसिज्म हुआ है मैस्लो की थ्योरी का। आगे आते हैं फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो पहले देखो ये समझो वो कहना क्या चाहता है। इंसेंटिव वो पावर होती है जो मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉय को कि वो एक जो सेट टारगेट है उसको अचीव करे। जो इंसेंटिव्स होते हैं वो क्लासीफाइड किए गए हैं दो में, एक फाइनेंशियल एक नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मोटिवेटर्स को कैसे डिफाइन किया है, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लाइन लिखी है कि दोनों जो मोटिवेटर है वो चाहिए होते हैं एम्प्लॉय को या वर्कर को मोटिवेट करने के लिए फॉर हार्ड वर्क, एज द राइट और लेफ्ट फुट आर एसेंशियल फॉर वॉकिंग। मतलब ये दो पैर हैं, चलने के लिए दोनों पैर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। तो फटाफट हम फाइनेंशियल पे आते हैं। फाइनेंशियल दो वो इंसेंटिव्स है जो कि वैल्यूएट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, एवैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ मनी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो जितने भी इंसेंटिव्स होंगे वो मनी की फॉर्म में होंगे, क्या पता वो क्या कहते हैं वैसे ही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दें जो इन टर्म्स ऑफ मनी हो, जैसे रेंट फ्री हाउस, कार फैसिलिटी है, एक्सेट्रा। जैसे हमें हमेशा बताते हैं कि पता नहीं एक CS का मैंने स्टोरी सुनी थी, जैसे कहते हैं ना कि काफ़ी वैसे मैं मतलब नॉर्मली बता रहा हूँ, वैसे फील्ड को प्रमोट नहीं कर रहा, वैसे है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फील्ड, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसके पॉइंट का मतलब कैसे है कि वो कह रहा है ना कि इन फॉर्म ऑफ मनी। जैसे एक CS थे मतलब पुणे के ही थे, तो वो ना एक कंपनी में लगे, गवर्नमेंट एक पब्लिक कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी में लगे। तो उनको क्या कहते हैं, उनकी सिर्फ 35,000 सैलरी स्टार्टिंग 35,000। अब वैसे आप कहीं पे भी लग जाओ तो चलो 60-70,000 वो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करती है। उनकी 35,000 सैलरी, शायद आगे जाके बढ़े भी, लेकिन उनको मिला क्या, घर, गाड़ी, मतलब घर नहीं बंगला, सॉरी बंगला भी घर ही होता है, लेकिन वैसे बंगला, गाड़ी, उसके बाद टेलीफोन का जो बिल आता है वो, इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री, पानी का बिल फ्री, घर में नौकर चाकर, सब कुछ। मतलब मेरी बात सुनो, और बंदे को क्या चाहिए, खाना पीना सरकार का, राशन पानी सब सरकार का, और बंदे को क्या चाहिए, आप पैसा खर्चोगे किस चीज़ पे, चलो बाहर जितना मर्जी उड़ाओ, ठीक है, वो नहीं मैं बात कर रहा, लेकिन मेन जो घर के खर्चे होते हैं वो यही होते हैं, खाना पानी वगैरह, घर वगैरह, गाड़ी वगैरह, ये सारी सरकार ने पहले ही दे दिए। उसके बाद भी जो 35,000 था वो उनका वो सारा का सारा सेव हो रहा था, वो चाहे सेव करे या उसको खर्चे, मतलब जो मेनली घर के खर्चे होते हैं वो सारे के सारे मिल रहे थे उनको, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये था इस पॉइंट का मतलब, एक सेकेंड यार गला पेन हो रहा है। तो फॉलोइंग ना इंक्लूड किए जाते हैं। सबसे पहले पे एंड अलाउंस जो मतलब बेसिक पे ही होता है, जो स्टार्टिंग की सैलरी होती है, वो उसको क्या कहते हैं, ये ना चीफ मॉनेटरी इंसेंटिव है फॉर एवरी एम्प्लॉय। सैलरी इंक्लूड्स बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंस अलॉन्ग विद देयर अदर अलाउंसेज। द एम्प्लॉय रिमेन मोटिवेटेड विद द एनुअल इंक्रीमेंट इन पे एंड अलाउंसेज। कि जो पे एंड अलाउंस मतलब वही जो हम पैसे वगैरह देते हैं, वो अगर हर साल बढ़ रहे हैं तो वो उससे एम्प्लॉय अच्छा मोटिवेट होता रहता है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेज। जो एम्प्लॉय वो मोटिवेट कैसे हो सकता है, अगर हम उसकी प्रोडक्टिविटी को लिंक कर दें सैलरी के साथ, कि मतलब उसके सैलरी में इंक्रीमेंट जितना आएगा वो विल बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। मतलब जितना काम करेगा उस हिसाब से उसकी सैलरी बढ़ती जाएगी जितनी उसकी प्रोडक्टिविटी होगी। तीसरा आता है बोनस वो पेमेंट है जो एम्प्लॉयज़ को की जाती है इन एडिशन टू देयर रेगुलर रेम्यूनरेशन, ठीक है, इन एडिशन टू देयर रेगुलर रेम्यूनरेशन विच इज़ पेड एज अ रिवॉर्ड फॉर देयर गुड सर्विसेज। कि आपने अच्छा काम किया इसलिए उनको रेम्यूनरेशन दी जाती है। जो बोनस प्लान है वो हेल्प्स इन एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन विद द ओनर्स एंड द एम्प्लॉयज़। कि अगर आप किसी को बोनस दे रहे हो, किसी भी एम्प्लॉय को जब आप देखिए बोनस दे रहे हो, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशन बनाता है आपके एम्प्लॉयज़ के साथ।
आजकल जो पेमेंट है बोनस का वो काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में, और ये तो एक्ट में भी लिखा हुआ है कि इतना इतना बोनस देना है अगर आपका इतना टर्नओवर है। ये एक्ट भी काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया है। ठीक है, जो पेमेंट है बोनस का वो किसी में भी आप कर सकते हो, चाहे वो कैश कर सकते हो चाहे इन काइंड कर सकते हो। जैसे एक एम्प्लॉय को क्या कहते हैं कैश रिवॉर्ड दे दिया गया, या उसको एक ट्रिप दे दी कि आप अब्रॉड जा सकते हो इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज सर्विसेज। आगे आता है प्रॉफिट शेयरिंग, कि चलो जितना उसने काम किया उस हिसाब से उसको सैलरी तो दे दी, लेकिन उसको प्रॉफिट में भी हिस्सा देना। जैसे जो बिज़नेस क्या कहते हैं प्रॉफिट अर्न करता है वो दो पार्टीज की वजह से करता है, पहले तो जो ओनर है वो, और सेकंड जो एम्प्लॉयज़ है वो। पहले जो ओनर्स हैं, सेकंड जो एम्प्लॉयज़ हैं। जो ओनर है वो इन्वेस्ट करता है मनी, और जो एम्प्लॉयज़ है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स। और ऐसे ही जो ओनर प्रॉफिट अर्न करता है वो किसके वजह से अर्न करता है, इन द ल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, जो उसने इन्वेस्ट किया। वेयर एज जो एम्प्लॉयज़ है उनको जो उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की उस हिसाब से उनको सैलरी मिल जाती है। ऑल्दो कई बार ना एम्प्लॉयज़ को नेचुरली रेमुनरेशन दी जाती है एज अ रिवॉर्ड। एम्प्लॉयज़ नेचुरली गेट रेमुनरेशन एज अ रिवॉर्ड ऑफ द सर्विसेज, लेकिन कई बार उनको क्या कहते हैं प्रॉफिट का एक पार्ट भी दिया जाता है मोटिवेट करने के लिए, विद द होप दैट दे विल प्रोवाइड सर्विसेज विद फुल पोटेंशियल लेबर एंड ऑनेस्टी। द पार्ट ऑफ प्रॉफिट दस गिवन इज कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, उसके बाद को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन, ये उसका थोड़ा सा आगे मतलब वो आ गया, एक डेवलप्ड फॉर्म आ गया प्रॉफिट शेयरिंग का। को पार्टनरशिप इज़ अ डेवलप्ड फॉर्म ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। को पार्टनरशिप इज़ बेस्ड ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, ये ना ये वाली लाइन से याद करनी है, इज़ बेस्ड ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, ये क्या हो गया, हाँ जी, को पार्टनरशिप इज़ बेस्ड ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एंड वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। अंडर दिस प्लान द एम्प्लॉय प्रोवाइड द सर्विसेज टू द कंपनी एंड दे आर ऑल्सो पार्टनर्स इन द इक्विटी कैपिटल। ठीक है, कंसिक्वेंटली द एम्प्लॉयज गेट डिविडेंड एज वेल एज पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट विदाउट द रेगुलर रेमुनरेशन, कि मतलब उनको वो भी देना, सैलरी भी देनी, और उनको पार्टिसिपेशन देना मैनेजमेंट की कोई डिसीजन मेकिंग में, या उनको क्या कहते हैं डिविडेंड दे देना, या शेयर्स दे देने ऐसे। ठीक है, को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन, ये इसको कहते हैं इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। वो दो तरह से हम उनको इशू कर सकते हैं, या तो कैश पेमेंट में या कोई इंसेंटिव के फॉर्म में पेबल इन कैश। फॉर एग्जांपल इशू ऑफ शेयर्स, एक सेकंड, इशू ऑफ शेयर अंडर प्रॉफिट शेयरिंग प्लान और पेमेंट ऑफ बोनस इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये है पॉइंट इंपॉर्टेंट, तो कर लिया एज इट इज़, याद करने वाला है, ये ज़्यादा समझने वाला नहीं, क्योंकि आपको भी शेयर्स वगैरह के बारे में पता नहीं, बताने में बैठूँ तो काफ़ी ज़्यादा 1 घंटा लग जाएगा पूरा। अगर मैं बताऊँ कि क्यों बांटा जाता है, कैसे बांटा जाता है, वो आगे सारे एक्ट आ जाते हैं ना यार, वो सारे आगे एक्ट आ जाते हैं। तो आपको नॉर्मली ये देखना है कि ये डेवलप्ड फॉर्म ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड की ये बेस्ड किस पे, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी और वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। इस प्लान में क्या कहते हैं एम्प्लॉय प्रोवाइड करते हैं सर्विस कंपनी को, और वो क्या कहते हैं पार्टनर होता है इक्विटी कैपिटल में, मतलब जो कैपिटल होती है कंपनी में उसका पार्टनर, उसमें पार्टनर होता है। कंसिक्वेंटली जो एम्प्लॉय फिर उनको डिविडेंड मिलता है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए रेमुनरेशन के साथ, जो उसको बेसिक सैलरी मिलती है उसके साथ। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो दो तरह से उनको दिया जाता है, या कैश पेमेंट बेसिस में, या इन द लियो ऑफ एनी इंसेंटिव। फॉर एग्जांपल इशू ऑफ शेयर अंडर प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, और पेमेंट ऑफ बोनस इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। ठीक है, आगे आते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स। हर एम्प्लॉय वो कंसर्न होता है अपने फ्यूचर में, अपने फ्यूचर के बारे में आफ्टर रिटायरमेंट। अगर उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाए पोस्ट रिटायरमेंट के बाद, तो उसका फ्यूचर सिक्योर होता है। दिस सिचुएशन विल सर्टेनली मोटिवेटेड इन प्रोविडेंट फंड ग्रेजुटी आर बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट। मतलब यार सीधा साधा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आप लोग क्यों भागते हैं गवर्नमेंट जॉब के पीछे, क्यों भागते हैं? क्योंकि उनको पता है कि चलो जो बाकी बिजनेसेस हैं या बाकी जो कंपनीज़ वगैरह हैं वो भी देती होंगी, मैं ये नहीं मना करता, लेकिन ये तो है गवर्नमेंट का पक्का देना ही देना है। बाकी कोई कंपनी है वो देती है, कोई नहीं देती। ठीक है, गवर्नमेंट ने तो पक्का देना ही देना है। ठीक है, जो हमारा वो है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कोई भी पेंशन वगैरह या कोई आगे ईपीएफ वगैरह, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या कोई ग्रेचुटी वगैरह, तो उसने देना ही देना है, वो कोई ऐसा नहीं है। लेकिन कोई कोई प्राइवेट कंपनी देती है, कोई नहीं देती। तो इस बात से ना लोग उसके पीछे भागते हैं कि चलो क्या कहते हैं हमारा कम से कम फ्यूचर तो सिक्योर होगा, हमारा जो बुढ़ापा है वो तो सही निकलेगा। आगे आता है प्री रिक्विसाइट्स। प्री रिक्विसाइट्स दो वो फैसिलिटी होती हैं जो कि एम्प्लॉय लेता है एम्प्लॉयर से फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में उसको मिलती है। जैसे कि रेंट फ्री अकोमोडेशन, जैसे मैंने कहा घर, कार, फैसिलिटी ऑफ सर्वेंट एक्सेट्रा, जो ऊपर सारी एग्जांपल बताई थी। दिस फैसिलिटीज़ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़। एक ये पढ़ दो एक बस, प्रोविडेंट फंड क्या होता है? एक फिक्स परसेंटेज ऑफ अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द पे ऑफ एवरी एम्प्लॉय, हर महीने की जो सैलरी से कटते हो और उसके फंड में डिपॉजिट हो जाते हैं। जब एम्प्लॉयर क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन डालता है। जब वो रिटायरमेंट होती है एम्प्लॉय की, तो वो क्या कहते हैं उसको एक्यूमुलेटेड अमाउंट मिल जाती है विद इंटरेस्ट। ठीक है,
तो ये देखा होगा आपने, अपने कोई फ्रेंड होगा उसके पेरेंट को ऐसे मिलता है, या आपके आपके खुद के पेरेंट अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो उनको ऐसे मिलता होगा, एंड में एक लमसम अमाउंट मिलेगा, पूछेगा भी। ठीक है, और आगे आता है ग्रेचुटी। ग्रेचुटी क्या होता है? इन द टोकन ऑफ सर्विसेज रेंडेड बाय द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉयर ना उनको सर्टन कुछ पेमेंट करता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, विच इज़ कॉल्ड ग्रेचुटी। मतलब वो एम्प्लॉयर पेमेंट करता है। नॉन फाइनेंशियल जो इंसेंटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो डायरेक्टली, एक सेकंड, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ। डर लगता है यार, सारा जो जितना भी बोल रहा हूँ सारा वो जाएगा, फिर मैं एक चीज़ को दोबारा से करने में मज़ा नहीं आता मेरे को ना, मैं करने वाला था, चैप्टर जाता ही। तो जो नॉन फाइनेंशियल और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं, ठीक है, वो क्या है? वो ना डायरेक्टली मनी से रिलेट नहीं करते। इसमें क्या आता है? सेटिस्फेक्शन ऑफ टॉप लेवल, जैसे सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये तीनों नीड्स आती हैं, सोशल, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। जो डुबिन है, डुबिन, ये याद रख लियो, डुबिन। नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स आर इन द फॉर्म ऑफ मेंटल रिवॉर्ड। ऐसे तो कोई ऐसे पता नहीं, लेकिन आप में शायद कोई एमसीक्यू बन जाए या कुछ। तो जैसे चेस्टर बर्नर्ड था, चेस्टर बर्नर्ड, तो वो उसने ये बात कही कि ये कॉमन फीलिंग है कि ये ना कोई मटेरियल रिवॉर्ड बिकम्स इनफेक्टिव आफ्टर अ सर्टेन एक्सटेंट। कि जो पैसे वाला रिवॉर्ड है सॉरी, जो पैसे वाला रिवॉर्ड है वो एक सर्टेन एक्सटेंट के बाद इनफेक्टिव हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इन लॉन्ग टर्म्स दैन द फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। ठीक है, द फॉलोइंग फैक्टर आर प्राइमरली हेल्पफुल इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज। सबसे पहले स्टेटस। स्टेटस हो आपको कोई, स्टेटस मीन द पोजीशन ऑफ रैंक, पोजीशन और रैंक इन ऑर्गेनाइजेशन, पोजीशन और रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। जो रैंक है एम्प्लॉय की वो डायरेक्टली लिंक किसके होती है? उसकी अथॉरिटी से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उसकी क्या कहते हैं अदर फैसिलिटी से। जैसे उसका एक सेपरेट कैबिन हो, कॉस्टली फर्नीचर हो, कार हो, पियन हो, एक्सेट्रा। हर एक की विश होती है कि वो एक हायर स्टेटस अचीव करे। लेकिन जो देयर फॉर एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होते हैं कि उनको एक हायर जॉब चाहिए, हायर रैंक चाहिए, हायर पोजीशन चाहिए। वो उसको अटेन करने के लिए क्या कहते हैं, द अटेनमेंट ऑफ द हायर स्टेटस फुलफिल था उनकी ये जो वो फुलफिल करने पे लगते हैं, तो उनकी जो साइकोलॉजिकल नीड है, सोशल नीड है, सोशल स्टीम नीड्स हैं, तो वो सारी फुलफिल होती हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब होता है वर्किंग सिस्टम कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, वर्किंग सिस्टम कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? इसमें आता है इंडिविजुअल फ्रीडम, सीट ऑफ अवॉर्ड्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। हर पर्सन चाहता है कि वो एक बेटर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में काम करे। जैसे गूगल का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। मैनेजर ना मोटिवेट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को बाय प्रोवाइडिंग अ बेटर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। उसके बाद आता है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़। कि मतलब ये नहीं कि काम पे लगाई रखो, बस उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहे आगे आगे, कि करियर एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें। जैसे एवरी एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू एडवांस इज लाइफ। प्रमोशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एग्जांपल है एडवांसमेंट का। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ना उसका जो रास्ता खोलती हैं, उसको क्या कहते हैं, रास्ता खोलते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए फॉर द प्रमोशन। ठीक है, व्हेन द वेन्यूज़ फॉर प्रमोशन आर अवेलेबल द एम्प्लॉय सर्टनली गेट मोटिवेटेड। ठीक है, उसके बाद आता है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट मीन्स इंक्रीजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब, इंक्रीजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब। उस जॉब में क्या होता है? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ वाइड स्कोप फॉर चैलेंजेस। देयर शुड बी अ नीड फॉर हायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। द अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल डेवलपमेंट शुड बी अवेलेबल, और देयर शुड बी एब्सोल्यूट फ्रीडम टू टेक डिसीजंस। The employees feel proud of getting such a job. The job enrichment enhance people interest in their work and they start getting motivated automatically. मतलब यार देखो, आप कुछ जब पता लगे कि आप एक ऐसी जॉब में काम कर रहे हो जिसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में, ये 4 पॉइंट से एज इट इज़ लर्न करना है कि अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और वाइड स्कोप ऑफ चैलेंजेस हो जॉब में। क्या कहते हैं, उसमें हायर नॉलेज की ज़रूरत हो। जिस जॉब में आप काम कर रहे हो उसमें हायर नॉलेज की ज़रूरत हो, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हो अवेलेबल पर्सनल डेवलपमेंट की, और उसमें फ्रीडम हो डिसीजन लेने का। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करोगे आपकी। आप कोई सा भी जॉब सोच लो या कोई सा भी काम सोच लो जिसको मतलब जो आपको लगता है काफ़ी ज़्यादा उच्च दर्जे का काम है, वो उच्च दर्जे का काम है, मतलब जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको कहते हैं जॉब मैनेजमेंट मीन्स इंक्रीजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब। तो जब आपको पता लगेगा कि क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जॉब की ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं आप मोटिवेटेड हो जाओगे। उसके बाद कहते हैं क्या आता है एम्प्लॉयर रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स। काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स होते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब क्या कहते हैं जिसमें अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं। ऐसे हर एम्प्लॉय चाहता है कि वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहता है और सबसे अलग मतलब दिखना चाहता है कि मैं सबसे अलग हूँ। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं एम्प्लॉय रिकॉग्निशन के? कि उसको क्या कहते हैं कंग्रेचुलेट करना एम्प्लॉय को कि हाँ जी आपने बहुत अच्छा काम किया।
फिर उसका क्या कहते हैं उसकी अचीवमेंट बताना इंफॉर्मेशन बोर्ड पे, या कोई एक बोर्ड होता है कंपनी का जिसमें न्यूज़ मैगजीन लगती है, उसमें उसका नाम देना है, उसकी फ़ोटो डालना, उसके अचीवमेंट बताना, उसको सर्टिफिकेट देना मेरिट के, या इन द सेरेमोनियल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई फंक्शन हो ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें उसको सर्टिफिकेट देना उसकी वर्क परफॉर्मेंस के लिए, उसको मोमेंटोस प्रेजेंट करना, उसको ऑनर करना। जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉन मॉनिटरी मोटिवेटर है। मतलब सिक्योरिटी ऑफ जॉब मीन्स अ फीलिंग ऑफ परमानेंसी एंड स्टेबिलिटी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी जॉब सिक्योरिटी होगी ना तो फील करते हो आप, ठीक है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक परमानेंसी और स्टेबिलिटी जैसी फीलिंग होती है कि हाँ जी आपको कभी भी ऐसे बिना मतलब से निकाला नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल अगर किसी एम्प्लॉय का डर है कि वो निकाला जा सकता है, मतलब आप खुद को ही देख लो, अगर आपको डर रहेगा कि ये जॉब से आप कभी भी निकल सकते हो, तो आप फिर उतना दिल से काम नहीं ना करोगे, आप उतना दिल से काम नहीं करोगे। तो वही बात है कि अगर कोई स्टेबिलिटी या परमानेंस नहीं है जॉब की, तो एक एम्प्लॉय के अंदर ना डर रहता है कि वो कभी भी जॉब से निकाला जा जाता है। फिर वो पूरे होल हार्टेडली का क्या मतलब है, पूरे दिल से काम नहीं कर पाता है, और वो जो टेंशन है उसको बार बार ट्रबल करती रहती है, तंग करती रहती है। ऑन द अदर हैंड अगर किसी को क्या कहते हैं मतलब पूरा अच्छा मतलब पता है कि उसकी जॉब सिक्योर है, परमानेंट है, और वो आसानी से जॉब से नहीं निकाला जा सकता, तो फिर उसको टेंशन नहीं रहती, वो इजी माइंड से काम करता है, पूरी होल हार्टेडली काम करता है, उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। इसलिए यही रीज़न है कि वाई पीपल प्रेफर अ परमानेंट जॉब विद लेस सैलरी टू अ टेम्प्रेरी जॉब विद मोर सैलरी, ठीक है। आगे आता है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय एनकरेज होता है टू नोटिस देयर पार्टिसिपेशन इन मैनेजरियल वर्क। अगर उसको मैनेजरियल वर्क में इन्वॉल्व किया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा इनकरेज होता है, और वो और कोऑपरेशन के साथ काम करता है, ठीक है। इन मेकिंग सक्सेसफुल द पॉलिसी प्रिपेयर्ड विद देयर हेल्प। समझो टीचर आपसे कोई पूछता है कि यार हमें ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और आप कोई सजेशन देते हो, तो अगर वो सजेशन टीचर इंप्लीमेंट करते हो तो आप अपनी पूरी की पूरी कोऑपरेशन देते हो कि आपने वो सजेशन दिया, तो आप फिर वो मतलब क्या कहते हैं उस चीज़ को पूरा करने में आप काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करते हो। उसके बाद आता है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मीन्स गिविंग द एम्प्लॉयज़ मोर फ्रीडम टू टेक डिसीजंस। मतलब उनको और ज़्यादा एम्पावरमेंट, तो आपको पता ही है मतलब पता ही आपको काफ़ी ज़्यादा वर्ड सुना होगा, वुमेन एम्पावरमेंट या किसी भी चीज़ की एजुकेशनल एम्पावरमेंट। तो एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट मीन्स गिविंग द एम्प्लॉयज़ मोर फ्रीडम टू टेक डिसीजंस। गिविंग द एम्प्लॉयज़ मोर फ्रीडम टू टेक डिसीजन मैंने डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉयज़ इंक्रीजेस। मतलब वो फिर सोचते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इससे वो मोटिवेटेड होते हैं, इससे वो मोटिवेट होते हैं, ठीक है। फिर वो आगे आता है डिफरेंस। खुश ख़त्म हो गया यार, खराश होने लग पड़ी गले में। तो चलो फटाफट 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 मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव करें। पहले तो जो मॉनेटरी है वो मनी में टर्म्स होते हैं, मनी में मेजर होते हैं। ये कैन नॉट बी मेड इन मनी। सूटेबिलिटी, ये वर्कर्स के केस में काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं अफेक्टिव होते हैं, ये मैनेजर्स के केस में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। वर्कर्स को क्योंकि मेनली वो क्या कहते हैं मतलब मॉनेटरी इंसेंटिव से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, उनको ज़्यादा लेना देना नहीं होता कि उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन मैनेजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। उसके बाद ये हेल्प करते हैं लोअर लेवल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे वही रोटी कपड़ा मकान। और जो वो है जो नॉन मॉनेटरी वो हाई लेवल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे रुतबा, शोहरत और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और ये ना हम देख सकते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव्स को, क्योंकि ये मेरेबल है इन टर्म्स ऑफ मनी, और जो वो है वो विजिबल नहीं है बिकॉज दे आर नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। तो ये था यार आज का लेक्चर, सच्ची में काफ़ी बड़ा चल गया यार चैप्टर। ये एक सुपरविज़न भी होता है शायद, वो कटवा दिया आपको, देखते हैं आगे। बाकी काफ़ी बड़ा चैप्टर था ये काफ़ी, या तो पता नहीं काफ़ी दिन बाद बोल रहा हूँ, गले का ना पूरा बैंड बज गया यार। तो चलो आराम से पढ़ना, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्टिंग, तो छोड़ना नहीं है इसको कुछ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये मोटिवेशन, तो ये छोड़ना नहीं है, ठीक है। आराम से पढ़ियो, ख्याल रखियो, कोई डाउट हुआ मेरे को कॉल करियो 8837832278, ठीक है। तो ध्यान रखियो, ओके बाय बाय।